जल आज होगा ये चालू कर ये कटरमा का हम कुशाक नदी का जो लेखन है और जो पद की कलम पत्रिका निकालते रहे हैं उसको हम तलाश कर पढ़ा करते हैं, क्योंकि उसमें इस अंचल की या बौद्ध बनपत है, बौद्ध संस्कृति है, कछार संस्कृति है या देवरिया है या जाति की संरचनाओं पर जिस तरह सबसे अधिक चर्चा हो रही है और सारी राजनीति जातियों के इर्द गिर्द सिमट करवा गई हैं, जबकि बहुत सारे मुद्दे गायब हो गए हैं। तो जब जातियाँ इतनी प्रभुत्वशाली हुई हैं उस समय जो आपका लेखन है, खत्तीय जातियाँ हैं या जातियों पर है या भूमिहार समाज कैसे पैदा हुआ उसकी उत्पत्ति क्या है, दूसरे चीज़ों पर बहुत विस्तार से आपने लिखा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे तमाम यूनिवर्सिटी के लोगों ने कभी यह काम नहीं किया कि समाज की जो जरूरत हो, जिसको समाज तलाश रहा हो, जिसकी भूख हो लोगों में, उस चीज को दिया हो लोगों ने। लोग करते जा रहे हैं कि वो जिस पर सत्ता, जिस पर कुछ दे दे फंड वगैरह उनको दे दे, तो जहाँ से कुछ फंड मिल जाए और जिसके लिए कुछ टीए मिलता रहे उस पर काम करते रहेंगे, तो फरमाइशी नगमों का प्रोग्राम तो लोग करते रहे हैं, लेकिन जो जरूरत हो उसको उपलब्ध कराएं आप। ये काम बिना किसी अतिरिक्त फंड के कुशाक जी ने किया है और यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जिन लोगों ने भी इतिहास पर काम किया है, समाजशास्त्र पर काम किया है, राजनीति पर काम किया है, वो इतना कठिन और इतना चुनौतीपूर्ण काम है कि जमीनी काम करना, वास्तव में चीजों को तलाश कर लाना, फर्स्ट हैंड इसको ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं हम अखबार के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग का होना, क्योंकि तमाम लोग सुनी सुनाई बातों पर और साहित्य से यथार्थ तलाश करके फिर साहित्य को ही देते हैं, कहते हैं कि हमने कुछ जान लिया है इस पर। उन तमाम ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ वो ताज़ी हवा और जनता की आवाज़ नहीं पहुँच पाती है, फिर भी वहाँ से कुछ लोग बोलते हैं और उनकी बोलने में वह बनावटी पर बहुत खास तरीके से दिखाई देता है। हमारे यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर बब्बन जी हुआ करते थे मनोविज्ञान, वो राष्ट्रीय सहारा में भोजपुरी में कॉलम लिखते थे, जानवर चौक लिखते थे। तो बड़ी पढ़ती थी, हम लोग हॉस्टल में थे उस समय, गए थे नए नए, तो अब वही पढ़ा जाता था क्योंकि मोबाइल और ये सब दूसरे माध्यम थे नहीं, उसका इंतजार रहता था। लेकिन पूछा उन्होंने मुझसे कि कैसा लगता है, तो मैंने उनसे कहा कि आपको गाँव गए कितने दिन हुए? कहे बहुत दिन हो गए, बचपन में जब था उसी का। मैंने कहा ये दिखाई देता है कि जब आप लिख रहे हैं, जो समाज आप बता रहे हैं वो आज का समाज नहीं है, बहुत पहले का समाज है, आपके बचपन का समाज है। तो वो पूरी बन गई है। तो जब वो गांव की बात करते भी हैं तो वर्तमान गांव उसमें नहीं आता, जैसा कि दीक्षित जी के कविताओं में अभी दिखाई दिया। आपकी जो रचनाएं, इतिहास की रचना है, उपन्यास है, गीत है, नाटक है, तो उसमें इतिहास पुरातन से जुड़ा हुआ दिलचस्पी रखने वाला वो आदमी जिसने भौतिक विज्ञान और भूगोल में जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की है, भूगोल में पीएचडी किया है, उसमें विज्ञानी है, तो वो प्राचीन इतिहास के व्यक्ति भी नहीं है। और इस तरह से एकेडमिक फील्ड में देखा जाए तो साहित्य के व्यक्ति भी नहीं है, वो भूगोल के व्यक्ति हैं। और जब बाहर से कोई भी आया हुआ आदमी एक नए क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी दृष्टि बहुत पैनी होती है और बहुत सतर्कता होती है उसमें, और इतनी सतर्कता होती है कि उस क्षेत्र के लोग उसको चुनौती नहीं दे सकते। बहुत से लोग आए, जैसे डी.डी. गोस्वामी ने जब प्राचीन इतिहास के क्षेत्र में पदार्पण किया तो इतिहास कांग्रेस में उनको बोलने नहीं दिया गया कि वो गणितज्ञ थे, गणित के अध्यापक थे, गणित में काम किया था, प्राचीन इतिहास का विषय नहीं रहा था कभी विश्वविद्यालय शिक्षा में। बाद में उन्होंने किताबें लिखी और बाद में उन्होंने इस तरह से अपने को स्थापित किया कि हम आज उनको गणित की वजह से नहीं जानते हैं, आज उनको प्राचीन इतिहास के एक वैज्ञानिक जो नजरिए से इतिहास लिखा जाने लगा और इतिहास से एक अध्येता और एक इतिहासकार के रूप में जानते हैं।
वैसे ही भूगोल के क्षेत्र में जिन्होंने डिग्रियाँ हासिल की, उनको जब हम देखते उनकी किताबों को पढ़ते हैं तो इतिहास की जो गहरी दृष्टि उनमें दिखाई देती है, वह भूगोल प्रवृत्ति दिखाई देती है। और जो राजनीति से जुड़े होने के चलते जो जनता से जुड़ाव है या रिसर्च करते समय जो जनता से जुड़ाव है, वो सारी चीज़ों को उन्होंने इस उपन्यास गंडक के बोध उपन्यास में प्रस्तुत किया। वो जिस तरह से उसमें जीवन है, जिस तरह से उसमें प्रेम है, जिस तरह से उसमें जातिवाद है, जिस तरह से उसमें कहा जाए कि लोगों को देख करके व्यवहार करने का जो पूरा एक समाज शास्त्र, एक मनोविज्ञान है, वो सारी चीजें उपस्थित होती हैं एक उपन्यास में। तो आप कभी ये भ्रम में न रहें कि जब आप इस उपन्यास को पढ़ रहे होते हैं तो एक ऐसा उपन्यास है जो किसी साहित्य के रोमांटिक व्यक्ति ने हवा हवाई तरीके से लिख दिया हो, क्योंकि हवा हवाई तरीके से लिखे हुए उपन्यास और प्रसंगों की किताबों को भी हम लोगों ने इस शहर में देखा है। तो इसमें कुछ हवा हवाई सा नहीं है। और मतलब जब हम इसको पढ़ेंगे तो इतने तरह का वह फर्स्ट हैंड प्रथम व्यक्ति के रूप में जो अनुभूत सत्य है वो आपको दिखाई देगा कि आपको लगेगा कि आप इस क्षेत्र से नए सिरे से परिचित हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। लेकिन जब हम उसका अध्याय शुरू करते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमको बहुत चीजें उसमें दिखाई देती हैं जिसको लगता है कि ये तो हम नहीं जानते। हम ये नहीं जानते थे अपने बारे में, अपने गांव स्वाद के बारे में, अपने आसपास के बारे में हम चीज़ों को नहीं जानते थे। हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं दो संस्कृतियों की, तो क्या दो, एक कछार और एक देवार की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो गंडक है, जो नारायणी का किनारा है, इधर कई कई तरह की, इस तरह की इतनी नदियां हैं, उसका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को अलग अलग नामों से पुकारा है। अब इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे लगता है अगर अपनी बात रखेंगे तो हम बताएंगे। इन्होंने कम से कम इस देवरिया और बरौना वाला जो पूरा इलाका है, गंडक का जो इलाका है गंगा, इसमें 4-5 तरह की इस तरह की संस्कृतियों की चर्चा इन्होंने इस उपन्यास में की। तो हम इस उपन्यास में दिक्कत है कि हम जब इतिहास के नजरिए से पढ़ेंगे तो शुरू में जब हम प्रवेश करेंगे तो हम इतिहास के नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं उसको। फिर पता चलता है कि हम तो भूगोल के नजरिए से भी उसको देख रहे हैं। फिर पता चलता है कि हम समाज शास्त्रीय नजरिए से समाज को समझ रहे हैं, जो पूर्वांचल का समाज है। फिर हमको लगता है कि जो राजनीतिक आंदोलन उठा-पटक है, जो अभी बताया कि आप होगा किस तरह से नक्सलवादी मूवमेंट के बाद यहाँ लाल किले का एक बड़ा केंद्र बना था ये, और यहाँ बड़े आंदोलन हुए। तो आपको लगेगा कि आंदोलनों की एक के विकास और उत्थान और पतन को हम देख रहे हैं किसी में यहाँ के इस क्षेत्र के। तो आपको इतनी सारी चीजें एक जगह मिल जाए। आज जबकि आप A to Z वाले जमाने में जा चुके हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ A to Z दुकानों पर लिखा होता है, तो आज कोई ऐसा उपन्यास आपको मिले जिसमें सब कुछ मिले जो आप पसंद करना चाहते हैं, और उसमें से कुछ भी छोड़ने को मन न करे, आपका सारा सम्मोहित करने वाला हो किसी पाठक को। मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इस गंडक के देवरिया के यहाँ की नदियों को, यहाँ के समाज को समझने के लिए इस उपन्यास को जरूर पढ़ना चाहिए हमें। उसको ये जो इस उपन्यास का शुल्क या जो इस उपन्यास की भाषा है, ऐसा नहीं है कि तमाम लोगों ने प्रयोग किए हैं। प्रयोग उपन्यास के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग हुआ है, क्योंकि उपन्यास जो है के बारे में लोगों ने कहा है कि महाकाव्य का स्थानापन्न है। पहले महाकाव्य लिखे जाते थे, और आज के दौर में जो महाकाव्य लिखने वाली जो मनोवृत्ति थी, जो समाज थी, आज की जो समाज यथार्थवादी होता गया है, उसमें जटिलताएं आई हैं, उनको उपन्यास में ही प्रकट किया जा सकता है। और उपन्यास तटस्थ होकर भी लिखा जाता है, और कहा जाए कि जैसे कहानियां हैं, कुछ लोग स्वयं को पात्र मान के उसमें कहानी जैसे लगता है कि कहानीकार खुद के बारे में चीजों को कह रहा है। मुक्तलोक ने इस शैली का बहुत प्रयोग किया है, जैसे लगता है कि वो संवाद कर रहे हैं आप से और अपने से, अपने खुद आप से संवाद कर रहे हैं, पाठक से संवाद कर रहा है। देखकर कैसा लगता है, पाठक से ही वह कहानी अपनी कहानी कह रहा है, ऐसा लगता है। इस उपन्यास को देखते हैं हम तो भी हमें दिखाई देता है कि कैसे जो लेखक है वो पाठक से सीधा संवाद कर रहा है, अपनी बात कर रहा है, और ये बहुत अच्छी है। और
पूछे हुए तो तमाम लोगों ने प्रयोग किए। अरे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो महाभक्त की आत्मकथा लिखी, तो अब उन्होंने कहा कि हमको इस पोथी को कहीं पा गए थे। वो एक अलग शैली है, उसमें लगता है कि ये सामने वाला पूछे पड़ जाता है, जैसे लगता है कि कहीं पा गए थे और लाके उन्होंने हमारे सामने रख दिया है। एक शैली यह भी है। ये रसूल हजरतों ने लिखा था मेरा पाकिस्तान। अब उस वो अद्भुत शैली उसको दुनिया के लोग कहते हैं कि किस शैली में रखा जाए। वो उपन्यास से कहा जाए कि दुनिया में अनुपम उपन्यास है, जिसमें इसको आप किस श्रेणी में रखें यह समझना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे बीच के लोग अगर ऐसा काम कर रहे हैं, जब आप देखते हैं कि अभी अभी जापान गए थे और जापान में अभी उनको सम्मानित किया गया है। करीब 1 दर्जन देशों में आपको सम्मानित किया गया है। ऐसे लोग हैं जो बहुत नहीं बोलते हैं, बहुत हल्ला नहीं करते हैं, बहुत इस तरह का दिखाते नहीं हैं अपने को, लेकिन वो इतना कुछ रच रहे होते हैं, उस रचने का डंका बच जाता है पूरी दुनिया में। बहुत लोग जो आत्म प्रदर्शन के शिकार हैं, वो पता चला कि कहीं उनकी आवाज़ पहुंच नहीं पाती है। और जो लोग एक साधक हैं और साधना के माध्यम से, रचना के माध्यम से अपने को प्रकट कर रहे होते हैं, उसकी व्याप्ति बहुत दूर तक होती है। आपने हिंदी में ही लिखा है, लेकिन पूरे दुनिया में सम्मानित किए गए हैं। और आपको जानने वाले, पढ़ने वाले मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ साहित्य उनकी किताब आपके हाथ लग जाए और आप पढ़ें ना, ऐसा नहीं हो सकता। कोई आज के समय में ऐसे रचनाकार दुर्लभ हैं जो अपने को पढ़वा देते हैं आपसे, जिनको आप मिले तो आप पढ़ लें, उनको उसके लिए कोई अतिरिक्त आप मजबूर हो जाए उनको पढ़ने के लिए। ये इनकी तपस्या है। आप बताते हैं कि जब आप यात्रा कर रहे थे, जब आप रिसर्च कर रहे थे, जब आप चीज़ों को, तो कैसे आपकी दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गया और लोगों ने समझा कि ये कौन सा आदमी है। ये जब सुनते थे लोग कि इलाहाबाद उसने रचनाकार जो है, उसमें जो वो है और उसका जो रिसर्चर है, इस उपन्यास का जो पात्र, उस पात्र की स्थिति ऐसी हो जाती है उस संघर्ष के दौर में, कहा जाए कि शोध के दौर में, कि वो लोगों को लगता है कि छात्र क्या होगा, जब कोई ऐसे ही है वो जो मजनू किस्म का होता है। तो मजनू आप सिर्फ प्रेम में नहीं होते हैं, ज्ञान के क्षेत्र के भी मजनू होते हैं। हर क्षेत्र के अपने अपने मजनू होते हैं, और जिस क्षेत्र के आप मजनू नहीं हैं उस क्षेत्र के आप नहीं हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि साहित्य और इतिहास के क्षेत्र में, इस तरह से शोध के क्षेत्र के आप मजनू हैं, और ये जो है हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और हम चाहते हैं कि हम सभी लोगों को इस रूप में रचना के लिए, सृजन के लिए हम सभी लोगों को मजनू बनना चाहिए। इस रूप में मैं इस उपन्यास से बहुत ही अभिमान हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो इसकी भाषा है, उस भाषा में ये जो उसके प्रूफ रीडिंग है, उस भाषा में खदेशकर कहीं कहीं इस तरह से आया है कि जब भी उसका अगला निकले तो उसे थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे आप दाढ़ी और मूंछ दिखते हैं, तो खड़ी बोली में आपने चूंकि उपन्यास लिखा है तो मूंछ ही लिखिए। जब आप मूंछ लिखते हैं तो वो नहीं, बेशक जो प्रभाव है वो ठीक नहीं लगता है, वो खटकता है। और हम लोग जो इस क्षेत्र के रहने वाले हैं और अपने क्षेत्र के, अपने अंचल का उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए उसका अलग महत्व है। लेकिन जब बाहर के लोग उसको पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए कुछ और अलग महत्व होगा उसका। हमारे साथ उसका अपनत्व जुड़ा हुआ है और उनके पास सिर्फ जिज्ञासाएं होती हैं कि हम उस क्षेत्र को जानें। दोनों को पुष्ट करने उपन्यास सक्षम, हमारे व्यास को, हमारी अपनी को पहचानने में भी और हमें दूसरों को पहचान कराने में भी, दोनों के क्षेत्र में यह उपन्यास सक्षम है। और इसमें जमीनी स्तर का जितनी समझ पैदा की है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज के मध्य वर्ग के लोग जो रिश्तेदारियों और नातेदारियों से अधिक से अलग रात में कहीं विश्राम नहीं किए होंगे, वो लोग इसको जब पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि अब पूरा समाज अपना है, वसुधैव कुटुंबकम है, सर्वे भवन्तु सुखिनः है, जैसे कि अपेक्षाएं हैं। और फिर यह लगेगा कि ये जो राहुल जी कहा करते थे कि अपने घर को छोड़ के निकलोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है,
वो लेकर आएगी। इस उपन्यास में आप दिखाई देगी कि एक ऐसा रिसर्चर जिसको देख के लोगों को लगता नहीं है कि रिसर्चर है, वह कोई रिसर्चर वाली फ्रांसीसी अदा नहीं अभी तक याद किए हुए हैं, उस तरह का वो, लेकिन वो कोई हैप्पी तरीके का नहीं है, लेकिन वो दिख रहा है लोगों को, और जो जानता है वो उससे अनुभव हो जाता है इस चीज को। एक ऐसा पाठ और उससे जुड़े तमाम पाठ हमारे लिए हमारे जीवन में आसपास दिखाई देंगे, और ये उपन्यास पढ़ा जाएगा, सभी लोगों के द्वारा पढ़ा जाएगा। दूसरे लोगों को जो भी इस अंचल को जानना चाहेगा, जो भी इस अलग संस्कृति के वजह को जानना चाहेगा, जो भी यहाँ के इतिहास, भूगोल, समाज और राजनीति को जानना चाहेगा, उसके लिए यह एक अनिवार्य उपन्यास है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। हमारे